नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ी हैरत की बात हुई और हैरत इस बात पर कि आज आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पहली बार मस्जिद में गए और मस्जिद में जाकर उनकी मुलाकात इमाम साहब से हुई और ये मुलाकात बहुत लंबी थी, बहुत अहमियत रखती है। अब ये जो मस्जिद है दिल्ली में है और आप यूं कह सकते हैं कि मोदी जी का जो दफ्तर है उससे चंद किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, 8-9 मिनट का रास्ता है। अब इस मस्जिद में चीफ इमाम और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जो मुलाकात है, ये कुछ ऐसे ही है जैसे इस मुल्क की सियासत के दो छोर आपस में आकर मिल रहे हो और वो आरएसएस जिसके एजेंडे में कहीं ना कहीं मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ हैं, उसका चीफ मस्जिद में कदम रख रहा है और अमन चैन की बातचीत हो रही है, जहां पर इमाम साहब कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख नहीं आया, राष्ट्रपिता आया है। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। अब इमाम साहब पर यकीन करें तो भागवत साहब के साथ जो बातचीत है वो बहुत खुशगवार है और दूसरी तरफ इसी देश में योगी जी का बुलडोज़र जिस दिशा में आगे बढ़ता है, जो मकान गिराता है, वो भी आपको पता है। और पिछले कुछ महीनों से या यूं कहें रमज़ान के समय में, रामनवमी के समय में हिंदी हार्टलैंड में जो दंगे हुए सांप्रदायिक, एक के बाद एक राज्य में, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो इमेज है, जो छवि है, सेकुलर इमेज, उस पर एक डेंट लगा और सऊदी अरब से लेकर आप यूं कह सकते हैं अमेरिका तक, व्हाइट हाउस तक भारत को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए, भारत की सेकुलर डेमोक्रेसी को लेकर। तो एक तरफ ये बातचीत, दूसरी तरफ बुलडोज़र, सांप्रदायिक तनाव, दुनिया का दबाव। तो ये आज जो मोहन भागवत मस्जिद गए, बातचीत हुई, इसके क्या मायने हैं? क्या एक प्रेशर है मोदी गवर्नमेंट पर, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का, जहाँ से हम तेल लेते हैं, जहाँ से हमारी रेमिटेंस इकॉनमी आती है आज की मंदी के दौर में? या फिर हम ये माने कि एक नया खेल है मोदी और शाह का? या फिर इसको 2024 से जोड़ के देखा जाए? या फिर ये कहें कि ये सीधे सीधे छल है, मुसलमानों को गुड ह्यूमर में रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। अब दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। आरएसएस चीफ का मस्जिद में जाना, इमाम से मिलना, बातचीत करना, उससे पहले एक मुस्लिम डेलीगेशन से बातचीत करना, कई मुद्दों पर एक गहरा विचार विमर्श करना, ये जो खबर है बड़ी, और इसको डाइसेक्ट करूँगा, इसको आज पूरी तरह से इसका पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ कि इसके पीछे का खेल क्या है। और इस खेल को समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे लगता है कि आज इस देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार जो मुस्लिम पॉलिटिक्स को पिछले 44-45 बरसों से देख रहे हैं, हिसाम सिद्दीकी साहब, वो होंगे। इनको ज़रूर सुनिएगा, एक लफ्ज़ सुनिएगा, क्योंकि एक नया डायमेंशन आपके सामने आएगा। और 2024 भारत जोड़ो यात्रा, नीतीश कुमार का बिहार से निकलना, मोदी का दामन छोड़ना और फिर एक नई फोर्स ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक, ये सारा जो खेल हो रहा है, उसके बीच में मोहन भागवत की ये जो मुलाकात है इमाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप 2024 के खेल को भीतर तक समझना चाहते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम हिसाम साहब को सुने, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ मिनट भर में। एक तो ये जो आज की जो मस्जिद में जो विजिट है आरएसएस चीफ की, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग है। सूत्र बता रहे हैं कि इशारों में मोदी जी के यहाँ भी बातचीत हुई, इससे पहले नड्डा से भी मोहन भागवत मिले और कुल 3 लोग थे, 3 थिंक टैंक ऑफ द आरएसएस टॉप लीडर, जिसमें मोहन भागवत साहब,
जिसमें कृष्ण गोपाल आरएसएस के सीनियर लीडर और इंद्रेश, ये भी एक सीनियर लीडर हैं जो माइनॉरिटीज़ अफेयर देखते हैं, ये तीन भी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे और इनकी एक सीक्रेट क्लोज डोर मीटिंग हुई दिल्ली में। और उस मीटिंग में ये जो तीन आरएसएस के लीडर्स हैं, मोहन भागवत जिसमें सबसे प्रमुख हैं, इनकी मुलाकात 5 मुस्लिम एमिनेंट मुस्लिम से हुई। आप यूँ कह सकते हैं जिसमें कुछ बड़े चेहरे थे, जैसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब, आईएएस अधिकारी रहे, इनको शामिल किया गया था उस मीटिंग में। कुरैशी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, इनको भी बुलाया गया। जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन साहब जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उनके भाई, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे जनरल शाह, वो थे इस मीटिंग में। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट उर्दू के एडिटर रहे और इस वक्त पॉलिटिकल फिगर हैं। और एक सईद शेरवानी साहब, ये 5 लोग मोहन भागवत से कुछ दिन पहले मिले और कई मसलों पे बात हुई। जैसे उन्होंने काफिर के बारे में पूछा कि भाई काफिर को लेकर जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं। और मोहन भागवत ने पूछा कि गो हत्या को लेकर मुसलमानों का क्या सोचना है, गोकशी को लेकर, जिहाद पर भी बातचीत हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आज का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक लफ्ज़ सुनिएगा और मैं इसका जवाब नहीं दूंगा कि जिहाद या काफिर। मुझे लगता है कि हिसाम साहब पिछले 44-45 साल से ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मोदी जी को छोड़ के जिनसे ये इनका राबका साबका ना रहा हो, ऐसा कोई प्रोमिनेंट मुस्लिम रिलीजियस लीडर या पॉलिटिकल लीडर नहीं रहा जिनको हिसाम साहब जानते ना हो। इनसे अगर चीज़ों को समझें तो तस्वीर क्लियर होगी कि वाकई मुलाकात क्या था। दिखावा, राजनीति, थिएटर, फोटो अपॉर्चुनिटी, हेडलाइन गोदी मीडिया की, या वाकई कुछ इस बातचीत में दम था। सुनते हैं हिसाम साहब को। हिसाम साहब, बहुत बहुत मैं कहूँगा आप आए, मैं बहुत आभारी हूँ इसका। बहुत शुक्रिया भाई बुलाने का। जी जी, मेरा पहला सवाल है कि आज पहली बार आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब वो उन्होंने मस्जिद में कदम रखा और एक इमाम से मिले, और वो इमाम जो अपने को कहते हैं कि वो चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। इससे पहले कि मैं इमाम साहब पर आऊं, इससे पहले कि मैं मोहन भागवत साहब की ये जो मुलाकात के पीछे की जो कहानी उस पर आऊं, मैं हिसाम साहब ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या खाड़ी देश जो सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट है, इनका प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, 2024 का प्रेशर है, वो कौन सा दबाव है कि पहली बार मोहन भागवत मजबूर हो गए मस्जिद में जाने के लिए? देखिए दीपक, अभी इसमें एक क्लियरिटी नहीं है कि मोहन भागवत मस्जिद में गए या मस्जिद के जो मुतवल्ली उनके घर गए। वो उनका घर भी उसी में है, पीछे वो रहते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इमाम साहब उन्होंने खुद कहा है कि पहली बार वो इमाम हाउस आए हैं, मस्जिद में आए हैं, मदरसे में, ये उन्होंने खुद बोला, इसलिए मैंने कहा। हाँ ठीक है, अदरवाइज मैं ये नहीं, हिम्मत ना करता है। देखिए मैं ये बता दूं कि कोई प्रेशर में नहीं गए हैं। प्रेशर तो ये लोग लेते नहीं है मुसलमानों का, इसलिए कि उनके हिसाब से 20-22% मुसलमान जो हैं उनकी कोई औकात नहीं है, ना तो पॉलिटिकल औकात है, ना तो कोई सामाजिक औकात है। ये आरएसएस का बिल्कुल स्टेब्लिश फैक्ट है। अब चूंकि इधर कई चीजों को लेकर के बीजेपी सरकारों पर उंगलियां उठ रही थी देश में ही, और देश में उंगली उठाने वालों ने मुसलमान कम और सही सोच के हिंदू ज्यादा है, उसको शायद उस पर धूल डालने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। उन्होंने मस्जिद जाने से पहले 4-5 मुसलमानों को बुला करके या मुसलमान नाम जैसे वाले लोगों को बुला करके मुलाकात की, और ये कहा गया कि 5 मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने मोहन भागवत साहब से बात की। उसके बाद वो मस्जिद गए। अब ये जो मस्जिद के इमाम हैं आजकल जी, ये इलियासी साहब, हाँ, इनके वालिद थे जमील इलियासी। जमील इलियासी साहब ने भी नरसिम्हा राव के जमाने में, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और बाबरी मस्जिद गिर गई थी, तो एक एनके शर्मा नाम के एक साहब होते हैं दिल्ली में, उनके जरिए नरसिम्हा राव ने कुछ मुसलमानों को इकट्ठा किया था जमील इलियासी की क़यादत में। तो जमील
यासीन ने उस वक्त भी यही एक मैसेज दिया था कि जिससे सारे मुसलमान नरसिम्हा राव के साथ आ गए और सबने नरसिम्हा राव को माफ कर दिया। अब उनका बेटा यही काम आरएसएस के साथ कर रहा है, तो इनकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है। और इंपॉर्टेंस मेरी नजर में इसलिए भी नहीं है कि ये वो लोग हैं कि इन्होंने कहा कि इमामों की तनख्वाह वक्फ बोर्ड के जरिए सरकार दे। यार ये कौन सा धा हुआ है मामला कि नमाज पढ़ाएं हम और हमारी नमाज पढ़ाने वाले इमाम की तनख्वाह सरकार दे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सेकुलरिज्म का तकाजा नहीं है, ना तो कोई सेकुलर कंट्री का ये तरीका हो सकता है। लेकिन करवाया उन्होंने। बहुत सारे इमामों को बंगाल बंगाल में अभी भी तनख्वाह मिल रही है, जिसका फायदा आरएसएस ने बहुत उठाया नॉन मुस्लिम्स में ये प्रोपगंडा करके कि देखिए उनके तो इमाम तक को तनख्वाह मिलती है सरकार से, क्या तुक है। और ये सही है कि मस्जिदों में इमाम, अगर जिस मोहल्ले में मस्जिद या गांव में मस्जिद है, अगर उस मोहल्ले के लोग मिल करके अपने इमाम को नहीं मेंटेन कर सकते उसकी तनख्वाह, तो फिर काहे के मुसलमान? लेकिन हो रहा है। तो देखिए ये जो किया गया है, ये सारा दोनों एक्सरसाइज, 5 इंटेलेक्चुअल मुसलमानों से मुलाकात, फिर उनका मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, सॉरी, मस्जिद में जाना, जी। हाँ, ये सारी चीजें एक्चुअली ये लोगों की आंखों में धूल डालने का काम है। इसलिए है कि जी किसी भी कीमत पर देखिए, आरएसएस एक बड़ा अम्ब्रेला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर कम से कम 150 छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, और उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल आउटफिट बीजेपी है। लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी आरएसएस की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ऐसे समय में जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है, सेंटर में, और कई स्टेट्स में भी है, तो उसमें आरएसएस और मोहन भागवत की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि वो सारे तत्वों को कुछ रखने का काम साहब, करें। इधर मैं आपको यहाँ पर टोक रहा हूँ, थोड़ा सा टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपसे। जो अभी मुलाकात हुई, मस्जिद में जाने से पहले मोहन भागवत साहब 5 मुस्लिम सीनियर सिटीजन से मिले थे, और बहुत अजीम शख्सियत, जैसा कि आरएसएस का कहना है, जिसमें नजीब जंग साहब थे जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, उसमें नसीरुद्दीन साहब जो फिल्म एक्टर हैं, इनके भाई जनरल शाह जो हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उस पे वो थे। उसमें कुरैशी साहब जो इलेक्शन कमिश्नर रहे वो थे। उसमें शाहिद सिद्दीकी पत्रकार है और राजनीति भी करते हैं। इस तरह के लोग, थोड़े एक बिजनेसमैन थे उसमें, शेरवानी साहब। अगर ये लोग, नजीब जंग, या फिर आप कह सकते हैं जनरल शाह एएमयू के वाइस चांसलर, या फिर शाहिद सिद्दीकी, ये जो लोग हैं, क्या आप इनको अजीम मुसलमान नहीं मानते? क्या आप इनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते हैं? देखिए दीपक, अजीम का मतलब होता है महान। महान तो नहीं है इसमें से कोई, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इसमें 2 लोग ऐसे हैं, जो लोग 5 लोग गए थे बात करने। एक याकूब कुरैशी जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, थे, जी हाँ, जी जी जी। एक शाहिद सिद्दीकी। शाहिद सिद्दीकी इसलिए कि शाहिद सिद्दीकी एक बड़े मशहूर उर्दू अखबार के एडिटर रहे। और नजीब जंग ने, सॉरी, इन्होंने याकूब कुरैशी जब आईएएस की नौकरी में थे हरियाणा काडर में, तो याकूब कुरैशी ने मुसलमानों की कंडीशंस पे, यानी इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक कंडीशन, मुसलमानों की आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, इन सब पे बहुत काम किया है। तो ये, और शाहिद सिद्दीकी अखबार की वजह से जाते हैं। ये 2 लोग तो ऐसे हैं जिनको मुसलमानों के मसलों की और मुसलमानों के बारे में, या मुसलमान आज क्या चाहता है, शायद उसकी जानकारी है। बाकी 3 तो इस लायक नहीं है कि उनको मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाए। नजीब जंग, आप नहीं, देखिए आप मेरी बात पूरी जाए। नजीब जंग साहब डीएम थे, कई जिलों में मध्य प्रदेश काडर के आईएएस रहे हैं। दीपक, आपने भी देखा होगा, आप लखनऊ रहे हैं, कि मुस्लिम ऑफिसर जो आईएएस होते हैं, जब तक वो नौकरी में रहते हैं तब तक वो मुसलमानों से मिलने में कतराते हैं, मिलते नहीं है, डरते हैं कि हम मिलेंगे तो लोग क्या कहते हैं। तो ये उन लोगों में से है, अब मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल जिम्मेदार हो गए या रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ये बात मैं मानता नहीं। ये बात आरएसएस का प्रोपगंडे के लिए तो इनका इस्तेमाल ठीक है, लेकिन मुसलमानों की भलाई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आप कह रहे हैं कि भलाई के लिए ठीक नहीं है, प्रोपोगंडा है। आरएसएस के चीफ इन 5 प्रोमिनेंट मुस्लिम से मिल रहे हैं। अगर नजीब जंग नहीं है या जनरल शाह नहीं है, एएमयू के जो वाइस चांसलर है, तो आपकी नजर में, आप मतलब 40-45 साल से आप मुस्लिम पॉलिटिक्स को बड़ी भीतर तक कवर कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो फिर वो 4-5 लोग कौन होने चाहिए थे जो मोहन भागवत से मुसलमानों की तरफ से मिले? देखिए दीपक, 4-5 लोग नहीं, मोहन भागवत साहब आरएसएस के चीफ हैं, उनको 10-12 लोगों को बुलाना चाहिए था।
और 10-12 लोगों में मैं जाती तौर पर बहुत सारे इश्यूज की वजह से मैं 2 लोगों के मुखालिफ हूँ। एक मौलाना अरशद मदनी देवबंद जो वाले, देवबंद वाले और हैं, एक, देवबंद वाले। हाँ हाँ, और एक वो असदुद्दीन ओवैसी। मैं इनके इनकी पॉलिसियों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ओवैसी लेकिन साहब मैं ये, हैदराबाद जी, हाँ सांसद जो हाँ, हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये दोनों, इन दोनों को मुसलमानों के सूरत हाल के बारे में, मुसलमानों की दुर्दशा के बारे में जानकारियां हैं, खूब हैं। एक तो ये जा सकते थे हर पार्टी में, जैसे समाजवादी पार्टी में एक उनके राज्यसभा मेंबर है जावेद अली खान, ऐसे हर पॉलिटिकल पार्टी में एक दो मुसलमान ऐसे हैं, कांग्रेस में भी हैं, आरजेडी में भी हैं, जो, और उसके अलावा इसमें भी हैं रिलीजियस, जो क्लर्जी जिसको कहते हैं, नदवा है इतना बड़ा, नदवे में कहते हैं मौलाना से, राबे साहब से कि भाई आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजिए जो मुसलमानों के बारे में जानकारी रखता हो। तो एक अच्छा ग्रुप मिला करके बात कर सकते। अब ये लोग बात करके आए, अगर उनके बयान देख लीजिए, ऐसा लगता है कि मोहन भागवत साहब से 5 इंटेलेक्चुअल मुस्लिम मिलने गए तो उनकी मुलाकात का मसला सिर्फ 2 बातों पर था, एक काफिर क्या होता है और दूसरा गौकशी। अरे भाई, कौन मुसलमान है देश का जो गौकशी का सपोर्ट करता है? और जहां तक काफिर की बात है, अगर ये लोग इस गलतफहमी में हो, नजीब जंग साहब वगैरह, कि इन्होंने काफिर की डिफिनेशन बताई है मोहन भागवत को, तो बड़ी गलतफहमी है। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं, बहुत सारी चीजों की उनको जानकारी है पहले से। और उनके यहाँ मोहन भागवत के अलावा एक जो उनके एक हैं इंद्रेश कुमार, वो तो बहुत दिन से मुसलमानों में काम कर रहे हैं, मुस्लिम मंच बना करके वो अपनी अलग टीम लेकर के चलते हैं और मुसलमानों मिलते हैं। अगर ये गए थे मिलने और ये जी, एजेंडा बता रहे हैं कि हमने उनको बताया काफिर क्या होता है, काफिर की डिफिनेशन सबको पता है। काफिर का मतलब ये है मुनकिर, इनकार करने वाला, यानी भगवान से, ईश्वर से, जो ईश्वर में आस्था न रखे वो काफिर है। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अगर कोई मुसलमान भी नहीं रखता है आस्था तो वो भी काफिर है। जैसे हमारे जावेद अख्तर साहब है, वो भगवान में और अल्लाह में और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वो अपने को एथीस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन अगर आप इस्लामिक नजरिए से देखें तो काफिर कह जाएंगे। अब जी ये जो मुलाकात आज हुई, ये छोटी मोटी मुलाकात नहीं, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जहां जी आरएसएस चीफ, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी के, और बीजेपी की हुकूमत अमित शाह और मोदी चला रहे हैं। जी मोदी और अमित शाह के जो फैसले हैं, चाहे वो सीए के हों, चाहे एनआरसी के हों, उसके लेके माइनॉरिटीज ने, आपने देखा, देश भर में आंदोलन किया। जी यहाँ पर भी, दिल्ली में भी हुआ, लखनऊ में भी हुआ, तमाम चीजें हुई। आपको क्या लगता है कि ये एक तरह का मुस्लिम्स को गुड ह्यूमर में रखना, कि भाई ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ भी हैं, एक मैसेज देने की कोशिश है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है? और उधर नफरत की राजनीति भी हो रही है। हम कर्नाटक में देख रहे हैं, वीर सावरकर को लेके पूरे कर्नाटक में बहुत सी घटनाएं हुई। हमने ये भी देखा कि जिस वक्त रामनवमी चल रही थी और आपके रमजान चल रही थी, उस वक्त देश में दंगे हुए, कई जगह दंगे हुए हैं। तो ये जो मुलाकात है उस बैकड्रॉप में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ एक थिएटर है, ये फोटो अगर आप अपॉर्चुनिटी है, क्या है ये? अगर अगर आप मुझसे बिल्कुल वाज़ेह यानी स्पष्ट राय जानना चाहें तो मेरा मानना यह है कि ये पांचों लोग जो मोहन भागवत साहब से मिलने गए, इन पांचों का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने की बात है। कभी मोहन भागवत साहब कहते हैं कि मुसलमानों का हिंदुओं का डीएनए एक है, कभी वो तकरीर करते हैं कि मुसलमानों के बगैर तो भारत में डेमोक्रेसी सोचना बेकार है। लेकिन उसका आउटकम क्या होता है? जब वो बयान देके आते हैं तो सरकार उल्टी कार्रवाई कर देती कोई ना कोई। तो जब ये सिचुएशन है, ऐसे में इन मुलाकातों का कोई मतलब नहीं, अनलेस नहीं। अनलेस की एक कोई तयशुदा एजेंडा, जिसमें बहुत सारे जो मसले रोजमर्रा के हैं, डेली डेली जो मुसलमानों के खिलाफ आजकल कार्रवाइयां हो रही हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, उनको इकट्ठा करके ये लोग अगर एक मेमोरेंडम ले जाते और कहते भागवत साहब ये देखे ये परेशानियां हमको हैं, हमको इस तरह तंग किया जा रहा है, इन पर आप गौर करिए और अपनी सरकारों को हिदायत दीजिए कि वो लोग ऐसी हरकतें ना करें। अब आप मुझसे बताइए कि आप मुसलमानों से क्या चाहते हैं, तब तो एक बात बनती। वो तो किया नहीं, वो तो चले गए, चाय पिया और 2-3 बातों पर हंसी मजाक करके और कहा कि डेफिनेशन क्या है या उसकी काफिर की, और गाय गौकशी पर चले आए को बात करके। ऐसा थोड़ा होता है। बातचीत का एजेंडा क्या है ये तो क्लियर होना चाहिए। बगैर एजेंडे के आप चले जाएं मुंह उठा के, तो उससे क्या मतलब है? मैं बातचीत के बिल्कुल फेवर में हूँ, बिल्कुल बातचीत होती रहना चाहिए, जरूरी है। बातचीत होती है तो बातचीत करने से बहुत सारे लोगों पे असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो एजेंडा मोहन फिर क्या है, आप भागवत ही बता दीजिए। जी, एजेंडा क्या होना चाहिए मोटा मोटा?
मैंने बताया ना, एजेंडा सबसे बड़ा तो यही होना, जो अविश्वास पैदा किया गया है मुसलमानों में सरकार, बीजेपी सरकारों के जरिए, मोदी सरकार से लेकर के स्टेट तक, इसको खत्म करें ना किसी तरह से। अब मोदी साहब भाषण में कहते हैं कि साहब कपड़ों से पहचाना जा सकता है कौन दंगाई है। क्या बात हुई भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, आप ऐसी बात कहेंगे और हम जाए बात करने उनसे, तो क्या मतलब है इसका? तो इस तरह, या तो अब वो अमित शाह साहब जो है वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं सीएए की। तो ये जो चीजें हो रही हैं, अगर मोहन भागवत साहब इन बातों पर संजीदगी से कुछ करने के लिए तैयार हो, तब तो बातचीत का कोई नतीजा है, वरना बातचीत करते रहे, बातचीत करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखिए, इन लोगों की नियत, दीपक, मैं कई बार कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत एक्सट्रीम बात करते हैं। इन लोगों की नियत मुसलमानों के बारे में बिल्कुल साफ नहीं है। मैं नहीं मानने वाला जब तक ये चीजें चलती रहेंगी। जिस तरह यूएपीए वगैरह लगा करके ये कह दिया लेकिन ये गया फिर जैसे मुसलमान, ये ट्रस्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि ये ये ट्रस्ट ट्रस्ट तो होगा कहीं ना कहीं कार्रवाइयों, पैदा होगा। ये ट्रस्ट पैदा होगा पॉजिटिव कार्रवाइयों से। अननेसेसरी किसी आदमी को घर से उठा के यूएपीए लगा दे तो ट्रस्ट तो कहाँ पैदा हो जाएगा? भाई ट्रस्ट तो पैदा होगा ना जब ये सब चीजें खत्म होंगी। अब आपने ऐसा यूएपीए का एक वो बना लिया हथियार, जिसको देखो यूएपीए, देशद्रोह, क्या मतलब है भाई इसका? तो ये जो चीजें हो रही हैं, जब तक इन चीजों पर कार्रवाइयां नहीं होंगी, तब तक मुसलमानों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम नहीं हो पाएगा। और कॉन्फिडेंस जी बिल्डिंग तब तक नहीं होगा दीपक, तब तक मुसलमान इस हैसियत में तो नहीं है कि सड़क पे निकल के कुछ सरकार का बिगाड़ लेगा। जी लेकिन अंदर अंदर उनमें मायूसी तो रहेगी, और मायूस। अब दोस्तों, हिसाम साहब ने एक बात तो बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, आरएसएस में और मुस्लिम अक़लियत में बातचीत होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स दोनों तरफ अगर मिले, दोनों आप कह सकते हैं सियासत की एक एक्सट्रीम छोर पर, एंड पर, और अगर मोहन भागवत आरएसएस के चीफ ये पूछें मुस्लिम डेलीगेशन से कि साहब मुसलमान हिंदुओं को क्या काफिर कहते हैं, गोकशी का मतलब क्या है, वो क्या समझते हैं, या फिर जिहाद के मायने क्या हैं, और मुस्लिम डेलीगेशन आरएसएस के चीफ से पूछे कि भाई क्या आप हमको देशद्रोही कहते हैं, हमको आप देशद्रोही की जमात में खड़ी कर, इस तरह की बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ हिसाम साहब ने कही कि बातचीत सुपरफिशियल लगती है। बातचीत हो तो यूं ना हो, फिर हो तो एजेंडा पहले से सेट हो, पहले से ही सेट हो, और वाकई जो मुस्लिम इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, उन्होंने कुछ नाम लिए जो आपने सुने होंगे, अरशद मदनी का नाम और तमाम लोगों का नाम। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत हो तो फिर डेलीगेशन बड़ा हो, गुपचुप ना हो, क्लोज डोर मीटिंग ना हो, आमने सामने हो, अक्रॉस द टेबल हो। बातचीत ज़रूरी है एक लार्जर माइनॉरिटी और एक लार्जर मेजॉरिटी के बीच में, तभी ये डेमोक्रेसी चल पाएगी। और मुझे लगता है कि उनकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि बातचीत ज़रूरी है, दिशा भी सही है, लेकिन फिर बातचीत जो है खुलकर हो, साफ हो, और एजेंडा सेट करके हो, पहले से सारी चीज़ें तय हो, मुद्दे तय हो, और फिर उसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जितनी ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग होगी, बातचीत में जितनी पारदर्शिता होगी, उतना ही ये जो धुंध है हिंदू मुस्लिम, ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, वो और क्लियर होगी, और यही हमारे डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र के लिए सबसे बेहतर मौका होगा। बहरहाल अब ये 2024 से जुड़ा है तो आपको पता ही जाएगा, या इसके पीछे कोई मोदी और शाह का कोई खेल है तो वो भी मुझे लगता है पता लग जाएगा, या मोहन भागवत मोदी और शाह गुजरात लॉबी के दबाव में गए थे, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर था। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आने वाले समय में क्लियर होंगी। कुछ चीज़ें आज क्लियर हुई हैं। तो ये आज का वीडियो था। अब मुझे लगता है कि आज जो हमारे देश के हालात हैं, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, जो नफ़रत की राजनीति है, उसके बैकड्रॉप में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शेयर करिएगा, लोगों से शेयर करिएगा, लाइक माइंडेड लोगों से शेयर करिएगा, क्योंकि मकसद ये है कि लेट द पीस प्रिवेल, हम आगे बढ़ें, शांति के साथ, सौहार्द रहे। और अगर आरएसएस और जो मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप, अगर ये एक मंच पर आ जाए तो फिर कहने के, फिर तो मसले ही ख़त्म हो गए इस मुल्क में। दोस्तों, ये है आज का वीडियो, और आखिर में जो मैं कहता हूँ, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।